नमस्कार, न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत। लोकसभा और राज्यसभा से महिला आरक्षण बिल पास हो गया। 33% आरक्षण मिलेगा महिलाओं को इसके लागू होने के बाद। लेकिन दरअसल कहा यह जा रहा है कि ये 2029 के चुनाव में लागू होगा या आने वाले वक्त में इसको क्या करना है, कैसे लागू होगा, इस पर तो बात हो रही है। लेकिन अब सवाल यह है कि इसके लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश में क्या तस्वीर रहेगी, महिलाओं की स्थिति क्या रहने वाली। देखिए, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की अगर हम बात करते हैं तो कुल 80 सीटें हैं और इस वक्त पूरे यूपी से सिर्फ 12 महिला सांसद हैं। ये आरक्षण लागू हो जाएगा 33%, उसके बाद जो महिलाओं की संख्या लोकसभा में होगी वो 26 होगी। और इसी तरीके से आपको बता दें कि 31 राज्यसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। अभी जो फिलहाल संख्या है वो बहुत कम है, वो 6 है, 5 बीजेपी की, 1 समाजवादी पार्टी की। इसके बाद ये 10 हो जाएगी। और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश विधानसभा की बात करें तो 403 विधानसभा सीटें हैं, 48 महिला विधायक हैं और ये लागू होने के बाद आरक्षण 126 हो जाएंगे। लेकिन आपको बताते हैं 126 विधानसभा सीटें तो हो जाएंगी, लेकिन जो विधानसभा के तमाम चुनाव हुए पिछले दिनों साल दर साल, उसमें किस तरीके से बदलाव हुआ और यह भी आपको समझाते हैं कि सत्ता में आखिर कैसे महिलाओं की धमक बढ़ेगी। दरअसल महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था होने के बाद सदन ही नहीं, सत्ता में भी उनकी धमक बढ़ेगी। आधी आबादी के दावों के बाद भी सरकार में उनकी हिस्सेदारी 10% तक पहुंचनी भी मुश्किल हो जाती है। जिस यूपी ने देश को पहली महिला प्रधानमंत्री और महिला मुख्यमंत्री देने का तमगा अपने नाम किया, उस प्रदेश की पहली सरकार के मंत्रिमंडल में कोई महिला सदस्य नहीं थी। गोविंद वल्लभ पंत का मंत्रिमंडल महिला विहीन रहा तो संपूर्णानंद के पहले कार्यकाल में कोई महिला मंत्री नहीं थी। जब संपूर्णानंद दोबारा सीएम बने तो प्रकाशवती सूद को पहली बार मंत्री बनाया गया और बाद में सुचिता कृपलानी भी इस सूची में शामिल हुई। आगे चलकर वो किसी भी राज्य की पहली महिला सीएम बनी। अनुपातिक भागीदारी के हिसाब से सबसे अधिक 16.60% महिलाओं को वीर बहादुर सिंह के मंत्रिमंडल में जगह मिली। इसके बाद एनडी तिवारी ने भी 7 महिलाओं को मंत्री बनाया था, जो कुल मंत्रिमंडल का 14.60% था। मुलायम सिंह यादव सरकार में बहुत कम हो गई है संख्या, 3.60% यानी लगभग 4%, 3.5% के आसपास। अखिलेश सरकार में और कम हो गई, 2.60 यानी 2.5% के आसपास। योगी आदित्यनाथ के पहले कार्यकाल में उनके मंत्रिमंडल यानी 5 साल का जो कार्यकाल था उनका, 10.60% महिला मंत्री थी, 10% के आसपास। मंत्रिमंडल विस्तार और एक महिला मंत्री की मृत्यु के बाद यह संख्या घटकर 3 रह गई। मौजूदा कार्यकाल में 52 में से 5 महिलाएं मंत्री हैं, जो कुल टीम का हिस्सा है वो 9.61% है। सदन में आंकड़ा 1/3 हुआ तो यहां भी संख्या बदलने की उम्मीद बढ़ जाएगी। अब आइए आपको समझाते हैं कि सियासत की हवा आखिर कैसे महिलाएं तय कर रही हैं। भागीदारी में महिलाएं भले ही हाशिए पर हों, लेकिन पिछले कुछ चुनावों से सियासत की हवा और सत्ता का रास्ता बनाने में महिलाओं की भूमिका बढ़ गई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में देश में 16 राज्य ऐसे थे जहां महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत पुरुषों से ज्यादा था। यूपी की 80 में से 36 सीटों पर पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा महिलाएं ईवीएम तक पहुंची थीं। इसमें सोनिया गांधी की रायबरेली, स्मृति ईरानी और राहुल गांधी का चुनावी कुरुक्षेत्र अमेठी, आजम खां का रामपुर, इसके अलावा राम मंदिर को लेकर सियासत का केंद्र रहा अयोध्या। 8 सीटें ऐसी रहीं जहां महिलाओं और पुरुषों के मतदान का आंकड़ा लगभग बराबरी पर था। 2014 के मुकाबले में कुल मतदान प्रतिशत में जरूर थोड़ी गिरावट आई, लेकिन महिलाओं की जो वोटिंग संख्या थी वो 2% बढ़ गई। 2022 में यूपी में बीजेपी की सत्ता में दोबारा वापसी की राह महिला वोटरों ने ही बनाई थी। खासकर सुरक्षा का मुद्दा बीजेपी के लिए ट्रम्प कार्ड बना था। इसलिए सियासी दलों का घोषणा पत्र हो या सरकारों की योजनाओं का खाका, उसमें महिलाओं के हित प्राथमिकता से उभरने लगे हैं। लोकसभा चुनाव के पहले नरेंद्र मोदी का महिला आरक्षण का दाव भी इसी सियासी अहमियत का प्रमाण है। दरअसल अब आप समझिए कि सियासत और सत्ता में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी उत्तर प्रदेश में और अब आगे कितनी होने वाली है, यह भी आइए आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल 1952 में गोविंद वल्लभ पंत सरकार में एक भी महिला मंत्रिमंडल में शामिल नहीं थी। 6 सांसद चुनी गई थी यूपी से पहले आम चुनाव में। लोकसभा में 25% हिस्सेदारी, 560 महिलाएं 2022 में उनको टिकट दिया गया, विधानसभा चुनाव में उतरी। अब तक का जो सर्वाधिक आंकड़ा है वो ये कहता है कि 36 लोकसभा सीटों पर महिलाओं का वोट प्रतिशत ज्यादा रहा है। तो ये स्थिति रही है और आने वाले वक्त में इसका क्या फर्क पड़ने वाला है यूपी की चुनाव पर। आने वाले वक्त में 2024 में चुनाव है तो यूपी बहुत खास है क्योंकि 80 लोकसभा की सीटें हैं। 2024 में ये शायद नहीं लागू हो पाएगा, लेकिन 2029 का जब ये चुनाव होगा तब लागू होगा। और इसी पर बात करने के लिए जाने माने पत्रकार, उत्तर प्रदेश की सियासत को समझने वाले वीरेंद्र भट्ट जी मेरे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है वीरेंद्र भट्ट जी आपका। पहला सवाल सर आपसे, आंकड़े तो हमने बता दिए, लेकिन सियासी मायनों में इसकी क्या अहमियत है उत्तर प्रदेश के लिहाज से?
देखिए, सियासी मायनों में तो केवल सबसे बड़ा इसका महत्व ये है, ये एक ऐसा डेमोक्रेटिक रिफॉर्म था जो बहुत समय से इंतजार कर रहा था, और इसके बारे में तमाम तरह की बातें कही जाएंगी कि साहब ये जो है जल्दबाजी में लाया गया और बीजेपी ने अपने लाभ के लिए किया। लेकिन भारत में आप अगर पिछले 4 दशक का इतिहास देखें तो हमारे यहाँ सारे रिफॉर्म कार्यक्रम एक्सीडेंटल या जल्दबाजी में ही हुए हैं। 1991 में जब 50 टन सोना गिरवी रख दिया गया था, तब जुलाई 1991 में नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे और आनंद फानंद में रिफॉर्म हुआ और देश को बैंकरप्ट होने से बचा लिया गया। तो ये एक ऐसा रिफॉर्म है जो अब हो गया है और इसको रोल बैक अब नहीं किया जा सकता। इसको भविष्य में इसमें जो कमियां हैं उनको दूर किया जाएगा, उनको फाइन ट्यून किया जाएगा, उनको और स्ट्रेंथन किया जाएगा। और 1995 से उत्तर प्रदेश में हमारे सामने उदाहरण मौजूद है पंचायत चुनाव का और नगर निकायों का। अभी पिछले चुनाव के पहले तक ये आमतौर पर सुनने को मिलता था, ये प्रधान पति हैं और ये ब्लॉक प्रमुख के पति हैं। तो अब ये सुनने को कम मिलता है। अब जो महिलाएं निर्वाचित हो रही हैं पंचायतों में या नगर निकायों में, वो स्वयं आगे बढ़कर अपनी जो शासकीय ड्यूटी है, जो उनको निर्वाचित पद से उनको निर्वाचन से जो पद मिला है, जो उनको अधिकार मिला है, उसका वो जिम्मेदारी के साथ निर्वहन कर रही हैं। और इससे सबसे बड़ा जो परिवर्तन आया है कि सामाजिक न्याय के अंतर्गत केवल जातीय आधार पर न्याय होना आवश्यक नहीं है, जेंडर जस्टिस भी आवश्यक है। और जेंडर जस्टिस के लिए ये आवश्यक है कि जो समाज की आधी आबादी है उसको समाज के सत्ता प्रतिष्ठान के सभी संस्थाओं में समुचित उसको रिप्रेजेंटेशन मिले। तो ये एक बड़ी भूमिका तय करेगा। और उत्तर प्रदेश एक बहुत ही एक हमारी सामंती समाज रहा है, और आज़ादी के बाद से जिस तरीके से ज़मींदारी का एबॉलिशन हुआ, लैंड रिफॉर्म हुआ और किसान जातियों को भूमि का आवंटन हुआ, उनको आगे बढ़ने का मौका मिला। जिन किसान जातियों को अब मंडल कमीशन लागू होने के बाद पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, तो 1967 में जब चौधरी चरण सिंह कांग्रेस से बाहर निकले, उन्होंने भारतीय क्रांति दल बनाया, तो तब से जो प्रक्रिया शुरू हुई है सामाजिक सुधार की और समाज के डेमोक्रेटाइजेशन की, वो प्रोसेस जारी है। और 80 के दशक में जब बहुजन समाज पार्टी का उदय हुआ और जिस तरीके से दलित समाज ने अपने सत्ता प्रतिष्ठान में अपनी दावेदारी जताई और बहुजन समाज पार्टी ने उनको गोलबंद के लिए सत्ता के लिए तैयार किया और बहन मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी, तो इससे भी प्रदेश में महिलाओं के लिए सत्ता प्रतिष्ठान में अधिकारों का और उनके स्थान का रास्ता खुला और बहुत परिवर्तन आया। और जो समाज में जो स्थापित जो सामंती परंपरा थी उसको बहुत इससे जो है चोट लगी है। और जैसा मैंने बताया, पंचायत चुनाव में, नगर निकाय चुनाव में लगातार 6 चुनाव हो चुके हैं, लेकिन मेरा सर इससे एक और सवाल है, लगातार निर्वाचित हो रही हैं, बीच में रोक रहा हूं, अंतर आया है। एक मेरा सवाल है सर इससे जुड़ा हुआ। आपने जिक्र किया पंचायत चुनाव में, निकाय चुनाव में, आपने ये भी जिक्र किया कि प्रधानपति, जिला पंचायत पति, इस तरह की बातें हमने पोस्टर्स देखे हैं। मैं खुद उत्तर प्रदेश का हूं तो इसको बहुत अच्छे से समझता हूं। क्या आने वाले वक्त में जो विधानसभा के चुनाव होंगे या जो लोकसभा के चुनाव होंगे, इसमें भी पतियों की भूमिका अगर ज्यादा हो जाएगी क्या? और अगर ज्यादा हो जाएगी तो फिर महिला सशक्तिकरण की बात कितनी अहमियत रखेगी? देखिए, जो प्रधान का पद होता है या जो नगर निकाय का पद होता है, वो छोटे पद होते हैं, लेकिन विधानसभा और लोकसभा में महिला जो जितनी भी महिलाओं को आपने देखा होगा, जो सांसद हैं या विधायक हैं या मंत्री हैं, वो एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पर्सनैलिटी हैं। परिवार का तो सहारा हमेशा रहता ही, सबको रहता है, पुरुष हो चाहे महिला हो। लेकिन जितनी भी महिलाएं जो विधानसभा निर्वाचित होकर आती हैं, उनका एक स्वतंत्र व्यक्तित्व होता है और वो स्वतंत्र निर्णय लेती हैं। और ऐसी बात कभी सुनी नहीं गई कि उनके राजनीतिक जीवन में या उनके सार्वजनिक जीवन में उनके परिवार की या उनके पति का उनके ऊपर वो कोई उनको डोमिनेट करते हो। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं देखा गया है। और वैसे भी विधायक और सांसद का पद और जो क्षेत्र है, जो इसका कार्य क्षेत्र है, जो मतदाताओं की संख्या है,
कॉन्स्टिट्यूंसी का जो साइज है ये इतना बड़ा है कि अगर जो व्यक्ति महिला हो या पुरुष, अगर उसका स्वतंत्र व्यक्तित्व नहीं है तो उसका निर्वाचन ही मुश्किल हो जाएगा। और अगर निर्वाचन हो भी गया तो उसके बाद उसको जो है डिलीवर करना है, जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप काम करना है, तो ये किसी के बैसाखी के बल पे नहीं हो सकता, स्वतंत्र व्यक्तित्व के जरिए ही हो सकता है। और ऐसा सभी महिलाएं कर रही हैं, चाहे वो सांसद हो या विधायक हो। और उत्तर प्रदेश में तो एक नई परंपरा शुरू हुई है। वर्तमान 18वीं विधानसभा में हमारे विधानसभा स्पीकर साहब ने एक दिन रखा, केवल महिला विधायक जो है कार्रवाई में भाग लेंगी, और सभी महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया और उसमें कोई दल का भेद नहीं था। और एक बड़ा नायाब अनुभव था। और उस दिन किसी पुरुष को बोलने का मौका नहीं मिला। तो ऐसी बात कहीं दिखाई नहीं पड़ी कि वो महिलाएं सक्षम नहीं हैं अपने क्षेत्र की बात करने में, अपने क्षेत्र की जनता की बात करने में, अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बात करने में। दे वर ऑल वेरी आर्टिकुलेट एंड दे वर ऑल वेरी वेल प्रिपेयर्ड। ठीक है सर। मैं अब कुछ आंकड़े देख रहा था, वो आंकड़े ये कहते हैं कि 12 महिला सांसद हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश में, यानी जो हिस्सेदारी है वो कुल हिस्सेदारी 15% है इस वक्त महिलाओं की। लेकिन ये कानून लागू होने के बाद, आरक्षण मिलने के बाद, ये सीटों की संख्या जो है वो बढ़ जाएगी, 26 हो जाएगी। अब मेरा सवाल सर ये है कि क्या इसका फायदा 2024 में बीजेपी को मिल सकता है? देखिए, जो बात अभी कोई नहीं कर रहा है, जो बात आनी चाहिए जी सर, कि सारे राजनीतिक दल वो दावा करते हैं कि उनकी एक अपनी विचारधारा है जो उनको दूसरे दलों से उनको फर्क करती है। लेकिन सभी दलों में जब टिकट बंटने का समय आता है तो एक ही आधार देखा जाता है कि उम्मीदवार की विनेबिलिटी क्या है, क्या जीत सकता है। और आप देखें, सभी दलों का ये कहना है कि साहब जो महिलाओं को टिकट कम दिए जाते हैं उसका कारण ये है कि साहब विनेबिलिटी नहीं है। तो आरक्षण हो जाने के बाद ये विनेबिलिटी का जो बहाना है ये समाप्त हो जाएगा। ये अब जो है और अब जो है बहुत ही गंभीर और जेन्युइन जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं वो राजनीति में आएंगे और सभी दल अब निष्ठा से और बहुत जिम्मेदारी के साथ महिलाओं के नेतृत्व को उभरने का पूरा अवसर उपलब्ध कराना पड़ेगा। और जहाँ तक आपने बीजेपी की बात की है, तो ये जो महिला आरक्षण बिल जो पास हुआ है, इसके बुनियाद में जो विवाद आपको दिखाई पड़ रहा है, उस विवाद का आधार ही केवल ये है कि इसका श्रेय कौन लेगा। कांग्रेस ने कहा कि 2010 में हमने बिल पास किया था। आरजेडी या आंदोलन ने कहा कि साहब ये तो पहली बार बिल आया था 1996 में जब देवेगौड़ा प्राइम मिनिस्टर थे। तो सारी लड़ाई जो है श्रेय की हो रही है। और जिस तरीके से बीजेपी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 7 सालों में, खास करके नरेंद्र मोदी जी के दूसरे कार्यकाल में जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई हैं और जिस तरीके से उसका लाभ महिलाओं को मिला है, जैसे कि पीएम आवास योजना में घर दिया गया तो वो आवास महिलाओं के नाम है। यूपी गवर्नमेंट उन सारे घरों की रजिस्ट्री करके महिलाओं के नाम रजिस्ट्री हो रही है और उनको घरौनी दी जा रही है। महिलाओं को गैस कनेक्शन दिए गए हैं, शौचालय दिए गए हैं और बिजली कनेक्शन भी मिला है। आयुष्मान भारत की योजना का लाभ मिला है। तो भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के प्रति को आउटरीच में, महिलाओं को अपनी ओर लुभाने में इतनी योजनाओं से पहले ही कवर कर रखा है कि ये बीजेपी के लिए एक टॉपअप है, ये एक एडेड पॉइंट है। वो ऑलरेडी महिलाओं के लिए बीजेपी के पास इतनी योजनाओं की सूची है कि अब वो ये उनको कहने को, ये उनके लिए बहुत एक मजबूत टॉकिंग पॉइंट है। उनके पास ये बहुत मजबूत तर्क होगा चुनाव में मतदाताओं के बीच में ये बताने का कि हमने इतना तो किया है पिछले 8 सालों में, 10 सालों में हमने ये भी किया है। और जैसा कि आपने काशी में देखा होगा, प्राइम मिनिस्टर आए थे, कल ही आए थे, तो जो उन्होंने महिलाओं के सम्मेलन को संबोधित किया तो उन्होंने इस बात को बहुत स्पष्ट तरीके से रेखांकित किया है। और यही विरोधी दलों की चिंता है कि इसका लाभ बीजेपी को मिल सकता है अगले चुनाव में 2024 के।
ठीक है सर, लाभ तो मिल सकता है, लेकिन अभी आप जिक्र कर रहे थे कांग्रेस ने कहा कि अपना, सोनिया गांधी जब सदन जा रही थी उनसे पूछा गया कि क्या, उन्होंने कहा अपना ही है। लेकिन ये आपको याद होगा सर, मेरे ख्याल से 2022 का चुनाव था या 2019 का था, जब कांग्रेस ने 40% महिलाओं को टिकट देने की बात कही थी। वो हालांकि वो अलग 2022 की बात है शायद, और हालांकि अलग बात है कि उनके 2 ही लोग जीत पाए, जिसमें एक महिला है मोना। लेकिन बड़ी बात यह है कि उनकी सोच बाकी राज्यों में नहीं थी ऐसी, या इसको कैसे देखें? देखिए, सबसे बड़ी बात जो मोदी सरकार ने साबित की है, वॉक द टॉक। जो हम कहते हैं वो हम करके दिखाते हैं। तो और मोदी सरकार के पास ये कहने का पूरा आधार है। वो हर बात पे ये दावे से कह सकते हैं, आंकड़ों के डाटा के आधार पे कह सकते हैं कि 2014 में हमने वादा किया था जनधन योजना, तो हमने 50 करोड़ खाते खोल दिए। हमने वादा किया था कि हम आपको एलपीजी गैस कनेक्शन देंगे, तो हमने 10 करोड़ से ज़्यादा कनेक्शन दे दिए और अभी 75 लाख की और घोषणा कर दी। उसी तरीके से जो आपका महिला आरक्षण विधेयक है, इसमें भी वॉक द टॉक है कि सरकार ने कहा था हम महिलाओं के लोकतांत्रिक संस्थाओं में उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए हम कटिबद्ध हैं, हम करेंगे, हमारा कमिटमेंट है, तो हमने करके दिखा दिया। और यह मैं और बात कहना चाहूँगा कि मैंने पिछले पाँच दशकों में, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, जिस संसदीय कौशल का परिचय नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया कि एक विशेष सत्र बुलाया और न्यूनतम और इतने विवाद के बावजूद इतनी शांति से और सर्वसम्मति से ये बिल राज्यसभा में पास हुआ। लोकसभा में केवल 2 सांसदों ने इस बिल के खिलाफ वोट दिया, असदुद्दीन ओवैसी जो हैदराबाद के इत्तेहादुल मजलिस मुस्लिमीन के नेता हैं, और एक उनका एमपी। केवल 2 वोट खिलाफ पड़े। तो नरेंद्र मोदी सरकार के 10 सालों के कार्यकाल में ये एक उनका सबसे अनूठा, ये मैं कहूँगा ये उनका कीर्तिमान है कि इतने विवादास्पद मुद्दे पर भी ये सरकार इतना राजनीतिक समर्थन जुटाने में सफल रही और आम राय ही नहीं, सर्वसम्मति हो गई। ये सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आप संसद का अगर पिछले 5-6 दशकों का इतिहास देखें, कभी भी कोई बिल इतने प्रचंड बहुमत के साथ पास नहीं हुआ यूपी के, ये भारत की संसद के इतिहास में। ये सरकार की, मैं कहूँगा कि ये मोदी सरकार की संसदीय कौशल की उपलब्धि है, एक अचीवमेंट है। एक और बात है सर, मैं देख रहा था जब आंकड़े, मैं किसी की आलोचना की बात नहीं है, शायद ध्यान नहीं गया होगा किसी का, मुलायम सिंह सरकार में 3.5% के आसपास महिलाओं को टिकट मिले थे। टिकट क्या मिले थे, वो विधायक बनी थी, जो हिस्सेदारी थी महिला विधायकों की। जब अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर बने, हालांकि वो इलेक्शन तो मुलायम सिंह यादव के ही चेहरे पर लड़ा गया था, तो ये संख्या 2.5% के आसपास हो गई थी। तो ये शायद ध्यान नहीं दिया गया या उस पर सोचा नहीं गया। देखिए, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी या बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और इन पार्टियों की नाम तो सामाजिक न्याय है, लेकिन ये है वास्तव में जाति पे आधारित आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पे केवल वोट बैंक के आधार पर चुनाव लड़ा जाता है। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज के सामने टिकट देते समय जो चुनौती होती है विनेबिलिटी की, वो समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी के ऊपर ज़्यादा लागू होती है। जो मुख्य धारा की पार्टी हैं, कांग्रेस है या भारतीय जनता पार्टी हैं, इनका आधार, इनकी पहचान कोई विशेष जाति नहीं है, कोई विशेष मजहब नहीं है। ये और बीजेपी का तो खुला स्लोगन ही है, सबका साथ सबका विकास। तो समाजवादी पार्टी से अगर बहुत कम संख्या में महिलाएं निर्वाचित हुई हैं, तो उसकी वजह है कि बहुत कम संख्या में टिकट दिए गए, और टिकट इसलिए कम दिए गए कि सब वहां पे टिकट देने का आधार था विनेबिलिटी। तो जब विनेबिलिटी नहीं होगी तो आप टिकट नहीं देंगे। तो और जिनको टिकट देंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि 100 को टिकट दिया आपने तो 100 के 100 जीत जाएंगे। तो ये जो आरक्षण का जो कानून बना है, इससे विनेबिलिटी का जो एक बैरियर है या जो विनेबिलिटी का बहाना है, वो समाप्त हो जाएगा। और आरक्षण का मतलब ही ये होता है कि एंट्री बैरियर को आपने लो कर दिया, उसको आपने नीचे कर दिया। अब एंट्री बैरियर अभी बहुत हाई था, अब आरक्षण के आने से एंट्री बैरियर, यू लोअर द एंट्री बैरियर इन द पार्लियामेंट एंड द असेंबली फॉर द वुमेन। एक और आखिरी सवाल है सर, सबसे बड़ा बैरियर था विनेबिलिटी, वो इससे खत्म हो जाएगा। एक आखिरी सवाल है सर आपसे, फिर कार्यक्रम को समाप्त किया जाए। लेकिन
आने वाले वक्त में जो भी चुनाव है, जैसे अभी मध्य प्रदेश में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, या आने वाले और वक्त में स्टेट के इलेक्शन होंगे, फिर 2024 में लोकसभा का होगा, क्या अब जो बड़ी पार्टियां हैं उनकी मजबूरी बन जाएगी कि महिलाओं की भागीदारी अभी से तय करें, नहीं तो वो एक मुद्दा वो भी बन जाएगा? संख्या तो क्या होगा, मेरे पास इसका कोई आधार नहीं पूर्वानुमान करने का, लेकिन निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को अगर महिलाओं के बीच में अगर अपनी बढ़त बनानी है और ये साबित करना है, ये कहना है कि देखिए हमने इतना बड़ा काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर महिला कैंडिडेट्स की संख्या बढ़ानी होगी और इसका असर कांग्रेस पे पड़ना अवश्यम भावी है। और इससे पॉलिटिक्स मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में और कॉम्पिटिटिव होगी। और ये कितने टिकट देते हैं ये मेरे पास पूर्वानुमान नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर तीनों राज्यों के चुनाव में ये मुद्दा बनेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र भट्ट जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए, इतनी जानकारी के लिए। लेकिन ये जरूर है कि जो महिलाओं की भागीदारी है उसको लेकर के बात हो रही है और प्रधानमंत्री अभी जहां जहां जा रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश के दौरे पर हो या राजस्थान के दौरे पर हो या अन्य किसी भी कार्यक्रमों में जब भी वो जा रहे हैं, वो महिला आरक्षण बिल की बात जरूर कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि महिलाओं को लेकर के हमने जो बिल जो लेकर के आए हैं उससे ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिलेगा। और ये बात सही भी है कि आने वाले वक्त में ये ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिल सकता है। तो दिल्ली व यूपी में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरें आप अगर जानना चाहते हैं ताज़ा तरीन, तो आप न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जरूर बने रहें।